जब आप किसी भी लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स का खासा महत्व होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं, ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन ठीक तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? जनजाति आयोग के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम या 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बताएं, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इसका उत्तर भी सोच सकते हैं, ताकि अपने स्तर पर भी आपका एक लगातार मूल्यांकन होता रहे और इस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सके। तो सही उत्तर होगा 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और आप ये जानते हैं कि प्रारंभ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वस्तुतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था। धीरे धीरे एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन दोनों आयोगों को दो अलग अलग एंटिटी बना दिया गया और इसमें आर्टिकल 338 का विशेष रूप से महत्व है, क्योंकि पहला जो आयोग था वो आर्टिकल 338 के तहत गठित था। अब आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन होता है और आर्टिकल 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होता है और आर्टिकल 338 ए को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया था। चलिए इसको जानते हैं, पूरे खबर को देखने का प्रयास करते हैं। पहले आर्टिकल 338 के तहत कौन सा आयोग था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। इसमें एक परिवर्तन किया गया। पहले ये एक सदस्य आयोग हुआ करता था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 ला करके इसमें एक संशोधन किया गया और एक सदस्य प्रणाली के स्थान पर इसको बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग बदल दिया गया। फिर वर्ष 2003 में एक और महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक बार फिर अनुच्छेद 338 में संशोधन हुआ और एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग गठित कर दिए गए। वर्ष 2004 से अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कब संभाली है? आपके सामने ऑप्शन है 1 जून 2025, 1 अगस्त 2025, 1 जुलाई 2025 या 1 जनवरी 2025। सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2025 और ये अध्यक्षता 1 महीने के लिए रहने वाली है, यानी 31 जुलाई 2025 तक ये चलेगी। इसका प्रभाव विशेष रूप से इस तरह से माना जा रहा है कि पाकिस्तान इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल किसी न किसी रूप में कर सकता है। 1 जुलाई 2025 से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। पाकिस्तान का ये यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अध्यक्ष के रूप में 8वां कार्यकाल है। पिछली बार उसने वर्ष 2013 में ही इस प्रकार की अध्यक्षता संभाली थी। कार्यकाल जो वर्तमान में है ये 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक रहेगा। पाकिस्तान को जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। उसे 193 में से 182 वोट हासिल हुए थे। अध्यक्षता जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये हर महीने वर्णमाला क्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदलती है, ताकि सभी सदस्य देशों को बराबर अवसर मिल सके। आप ये भी जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल सदस्य कितने रहते हैं? 15 रहते हैं। इसमें से 5 सदस्य क्या है? P5 यानी परमानेंट 5 सदस्य हैं। परमानेंट 5 में कौन कौन से सदस्य हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ब्रिटेन है और फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 सदस्य क्या होते हैं? 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और अस्थायी सदस्य लगातार 2 वर्षों में बदलते रहते हैं। तो अस्थायी सदस्यों के जो है इनका रोटेशन एक प्रकार से चलता रहता है। अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे
यूएनएससी की सभी बैठकों की अध्यक्षता वो करेगा, कार्रवाई की दिशा भी वो तय करेगा, वक्ताओं को बुला सकता है और चर्चा को निर्देशित कर सकता है और परिषद की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं यूएनएससी में, जैसे अफ्रीका और एशिया से 5 सदस्य चुने जाते हैं, पूर्वी यूरोप से 1, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2 और पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार से ये 10 अस्थायी सदस्य इस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्रों से निर्धारित होते हैं जो चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राजील ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? आपके सामने ऑप्शन कौन सा है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, दूसरा ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ रियो, तीसरा ऑप्शन है सदर्न स्टार अवार्ड और चौथा ऑप्शन है क्रॉस ऑफ ऑनर फॉर ग्लोबल लीडर्स। सही उत्तर क्या होगा? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो ब्राजील ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, यानी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। इससे सम्मानित किया है। यह सम्मान उन विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने ब्राजील और उनके अपने देशों के बीच मजबूत संबंधों में योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की 4 दिवसीय यात्रा हाल ही में पूरी की है और इस यात्रा के दौरान उन्होंने ग्लोबल साउथ के साथ संवाद के साथ साथ भारत ब्राजील रणनीतिक संबंधों को भी गहरा करने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर गए थे। उन्हीं 5 देशों की यात्रा में चौथे नंबर पर ब्राजील था। सबसे पहले वो घाना गए, पश्चिमी अफ्रीकी देश, उसके बाद कैरिबियन देश त्रिनिदाद एवं टोबैगो गए, उसके बाद साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना गए, फिर वो चौथे नंबर पर ब्राजील गए, जहां पर उन्होंने रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी करी। फिर वो ब्राजील की स्टेट विजिट पर रहे और फिर उसके बाद वो नामीबिया गए। तो 5 देशों की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री की रही है, जिसमें चौथे क्रम पर ब्राजील आता है। और ये सभी जो देश हैं 5 के 5, ये ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वैश्विक दक्षिण है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके साथ भारत महत्वपूर्ण संबंधों को गहरा कर रहा है। साथ ही जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनकी आवाज भी बनकर के उभरा है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उभरा है। तो भारत इन सभी देशों के साथ अपने विशिष्ट संबंधों को महत्व देता है। उसी क्रम में ब्राजील की स्टेट विजिट के दौरान ये जो सम्मान है ये भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में किस जिले ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? आपके सामने ऑप्शन है, हनहतियाल जिला जो कि मिजोरम में पड़ता है, कोहिमा जिला जो कि नागालैंड में पड़ता है, गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है, या सिक्किम का गैंगटोक। तो आपके सामने ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हनहतियाल जिला जो कि मिजोरम में पड़ता है। तो नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत जिला विकास जो जिला सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स का जो दूसरा संस्करण है, ये दूसरा संस्करण जो कि वर्ष 2023-24 का संस्करण है उसको जारी कर दिया है। इंडेक्स का जो विकास है वो नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है और इसमें तकनीकी सहयोग रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, यानी यूएनडीपी का एक सहयोग रहा है। कुल मिलाकर के 85% जिलों ने संयुक्त स्कोर में सुधार किया है। मिजोरम का जो हनहतियाल जिला है ये पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है। नागालैंड के 3 जिले टॉप 10 में प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हुए हैं। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में 93 जिलों ने अंक बढ़ाए हैं। इसी प्रकार से सिक्किम के सभी जिलों ने एक स्थिर प्रदर्शन, एक समान प्रदर्शन करने में सफलता हासिल की है। सिक्किम के जिलों ने सबसे अधिक स्थिर प्रदर्शन किया है। असम के सभी जिलों ने जीरो हंगर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साफ पानी और स्वच्छता के साथ साथ सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास के संकेतकों में सुधार किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम यानी स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली पायलट परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है 6 नगर निगमों में और 6 नगर निगमों के 66 स्थानों पर इसको लागू किया जा रहा है। 6 नगर निगम कौन से हैं? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, काकीनाडा, राजमहेंद्रवरम, नेल्लोर और कुर्नूल। उद्देश्य क्या है? मॉनसून के दौरान जो मच्छर
जनित बीमारियां हैं उन पर रोक लगाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। ये जो पूरा सिस्टम है ये एआई बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें सेंसर का प्रयोग किया जाएगा, ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। और ये उपकरण क्या करेंगे, मच्छरों की प्रजाति, उनके लिंग, उनके घनत्व के साथ साथ तापमान और आर्द्रता जैसी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। किस स्थान पर मच्छरों की जो घनत्व है वो ज्यादा हो चुका है और तुरंत त्वरित गति से वहां पर फॉगिंग करने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है। सुरक्षित सीमा से अधिक मच्छर पाए जाने पर स्वतः अलर्ट भेजे जाएंगे एआई प्रणाली के माध्यम से और तुरंत उस स्थान पर स्प्रे या फॉगिंग की जाएगी। ड्रोन से ही लार्विसाइड छिड़काव किया जा सकता है। कम समय, कम रसायन और अधिक क्षेत्र में इसका प्रभाव रहेगा। लार्विसाइड छिड़काव से क्या होगा कि जब मच्छरों के विकास की एक एक चरण होता है जब वो लार्वा के रूप में होते हैं, वयस्क होने से पहले लार्वा के रूप में होता है, तो लार्विसाइड के माध्यम से, लार्विसाइड छिड़काव के माध्यम से उनको लार्वा के स्तर पर ही समाप्त कर दिया जाता है। रियल टाइम डैशबोर्ड के जरिए जो डेटा है वो सीधे सेंट्रल सर्वर तक पहुंचेगा और सभी संचालन जो कार्य हैं वो विशेषीकृत एजेंसियों को आउटसोर्स किए जाएंगे। भुगतान जो है वो परिणाम आधारित होगा। कौन सी एजेंसी किस प्रकार से कितनी प्रभावशीलता के साथ काम कर रही है उसके आधार पर भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा। शिकायतें वेक्टर कंट्रोल और पूरा मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य से होकर बहती है? आपके सामने ऑप्शन है गंगा नदी, काली नदी, धौली गंगा नदी या रामगंगा नदी। क्या होगा इसका सही उत्तर? रामगंगा नदी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आप ये जानते हैं कि जो जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य है ये उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? नैनीताल में। इसको प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, या आप कह सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और उस समय इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। बाद में आप ये जानते हैं कि जिम कॉर्बेट के विशेष योगदान को ध्यान में रखते हुए इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। मुख्य क्षेत्र जो है वो जो बाघ अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और जो बफर जोन है उसमें आरक्षित वन भी है और साथ ही जो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी इसी में पड़ता है। रिजर्व का जो पूरा क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। शिवालिक और बाह्य हिमालय जैसे जो जियोलॉजिकल एक प्रोविंसेस हैं या आप कह सकते हैं भूवैज्ञानिक जो प्रांत हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कई महत्वपूर्ण नदियां जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य से होकर के बहती हैं, जिसमें से एक है रामगंगा, एक है सोना नदी, एक है मंडल, एक है पालन, एक है कोसी। तो ये सारी नदियां रिजर्व से होकर के बहती हैं। इसके अंतर्गत जो कोर एरिया है बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत जो क्रिटिकल टाइगर रिजर्व के रूप में परिभाषित होता है, सीटीआर के रूप में परिभाषित होता है, जो कि बाघ अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीवों का, पौध प्रजातियों की सबसे ज्यादा सघनता होती है। उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है और ये वस्तुतः ऐसा माना जाता है, कई एक आंकड़े के अनुसार 230 बाघों का वास स्थान यहाँ पर है जिम कॉर्बेट में, जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 14 बाघों के, एक प्रकार से 14 बाघों की स्थिति को प्रकट करता है और दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला जो रिजर्व है वो यही माना जाता है, जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य। यहाँ की अगर वनस्पति के बारे में बात करें तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार कॉर्बेट में पौधों, वृक्षों, झाड़ियों, फर्न, घास, लताओं, जड़ी बूटियों और बांस की 600 से अधिक प्रजातियां विद्यमान हैं। कई प्रकार के वृक्ष यहाँ पर मिलेंगे आपको, साल, खैर, शीशम जैसे वृक्ष यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जंतु वर्ग की बात करें तो बाघों के अलावा तेंदुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अन्य स्तनधारी जीव जैसे कि जंगली बिल्लियां, काकड़ या कांकड़ यानी बार्किंग डियर, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, स्लोथ बियर भी यहाँ देखने में आते हैं। तो ये जंतु वर्ग की विविधता भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कौन कौन से दो देश एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए? आपके सामने ऑप्शन है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान, सिंगापुर और वियतनाम, तुर्की और ईरान। क्या होगा इसका सही उत्तर?
आपको बताना है एनडीबी में कौन शामिल हुआ, आपको ये नहीं बताना कि ब्रिक्स में कौन शामिल हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल हुआ। इनकी ब्रिक्स की सदस्यता और एनडीबी की सदस्यता में अंतर है। तो हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुए हैं। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ली है। इसके शामिल होने के बाद एनडीबी की सदस्यों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई, 11 हो गई है। स्थापना कब हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, 2015 में हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी, जो मूल ब्रिक्स देश है यानी भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है एनडीबी का, जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनकी बुनियादी ढांचे के साथ साथ सतत विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। एनडीबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रोसेफ। कहाँ की है ये ब्राजील की है। उन्होंने बैंक की प्राथमिकता को ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण के समर्थन में बताया है। बैंक का उद्देश्य क्या है, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में जो सदस्य देश हैं उनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के माध्यम से उनको अनुकूल बनाना है, जो 21वीं सदी की आवश्यकता है उनके अनुकूल। एनडीबी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, चीन के शंघाई में है। अब तक 120 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है। ये परियोजनाएं स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण और संरक्षण, जल और स्वच्छता, डिजिटल बुनियादी ढांचे से संबंधित है। एनडीबी के सदस्य देशों की बात करें तो 5 देश तो आप जानते हैं कि जो संस्थापक हैं, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इन 5 देशों के अलावा 6 और देश हो गए हैं, 2 हाल ही में शामिल हुए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, तो 7 हो गए। और 4 देश और कौन से हैं, बांग्लादेश है, यूनाइटेड अरब अमीरत है, मिस्र है और अल्जीरिया है। इसमें से यूएई और मिस्र आप ये जानते हैं कि पहले से ही ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने किस प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी रिवीजन शुरू किया है। आपके सामने ऑप्शन है, वार्षिक सर्वेक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण, ऑनलाइन पंजीकरण या जनगणना सर्वेक्षण। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो बिहार में 2003 के बाद पहली बार व्यापक रूप से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है, लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उनके माँ बाप के भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, ताकि जो चुनाव प्रक्रिया है उसको सूचित शुचितापूर्ण बनाया जा सके, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, पारदर्शी बनाया जा सके। लेकिन विपक्ष द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। उनका कहना यह है कि बिहार में क्योंकि लोगों का प्रवासन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ज्यादा होता है और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा गरीब लोगों की संख्या भी ज्यादा है, तो इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा हो सकता है कि लोगों के पास वो एलिजिबल होते हुए भी डॉक्यूमेंट ना हो, तो वो बिना मतलब ही चुनाव प्रक्रिया से या मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की आशंकाएं भी अभिव्यक्त की गई है। विवाद उठने के बाद चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया है और उन्होंने अनुच्छेद 326 का चुनाव आयोग ने जिक्र किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रकार का जो अद्यतन है, इस प्रकार का जो अपडेशन है मतदाता सूची में, ये एक प्रकार की संवैधानिक अनिवार्यता है और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये मतदाता सूची को अद्यतन और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जरूरी है। और संविधान का आर्टिकल 326 चुनाव आयोग को इस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 326 क्या है, व्यापक वयस्क मताधिकार की गारंटी प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि हर भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु का है, वो किसी वैधानिक आधार पर अगर अयोग्य न ठहराया जाए तो उसे मतदान करने का अधिकार होता है। और इसी आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो इसी अनुच्छेद के माध्यम से सुनिश्चित होती है। मतदाता के रूप में पंजीकरण से वंचित करने के जो वैध आधार हैं उसमें कौन कौन सी चीज शामिल है, जैसे अगर मतदाता सूची से उसी व्यक्ति को बाहर किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या गंभीर अपराधों में वो दोष सिद्ध है, या वो भ्रष्ट अवैध चुनावी प्रथा प्रैक्टिसेस में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सीबीएएम, सीबीएएम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी हम जानेंगे। किस संगठन द्वारा लागू किया गया है।
सीबीएम, सीबीएम वस्तुतः अपने आप में एक प्रकार का कार्बन टैक्स है। तो किस संगठन द्वारा इसको लागू किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन WTO, संयुक्त राष्ट्र यानी UN, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपीय संघ यानी EU। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, यूरोपीय संघ इसका सही उत्तर है। सीबीएम का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कार्बन सीमा समायोजित तंत्र या समायोजन तंत्र। तो ये एक कार्बन टैक्स प्रणाली है और कार्बन टैक्स प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? यूरोपीय संघ द्वारा लागू की गई है। शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2023 में हुई थी, लेकिन इसमें हम दो चरण देखेंगे, 2023 से 2025 और 2026 से जब ये पूरी तरह लागू होगा। किस तरह के उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा? जो EU में बाहर से आते हैं, यानी जो EU के देश हैं, EU में 27 देश हैं, तो जो EU में भारत से आने वाली चीजें हैं, बाहर से आने वाले उत्पाद हैं, उन पर ये लगाए जाएंगे, जिनका उत्पादन, जब भी हम किसी संगठन के सदस्यों की बात करें कि कितने सदस्य हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले उनको वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि इसके किसी भी संगठन के सदस्यों की संख्या में बदलाव होते रहते हैं। तो EU के बाहर से जितने भी सामान आते हैं, उन पर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको हम कार्बन टैक्स कहेंगे, और वो एक मैकेनिज्म के तहत काम करेगा जिसको हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। किन उत्पादों पर ये टैक्स लगाया जाएगा? जिनके उत्पादन में अधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इस प्रकार से उत्पादन प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन का या अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है जिससे से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है, और अगर ऐसे उत्पाद EU में आते हैं, EU के क्षेत्र में आते हैं, तो उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। ये EU का कहना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्पादों की कार्बन कीमत तय करना। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी उत्पाद के निर्माण में हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन होता है, तो उसकी एक कीमत तय कर दी जाए ताकि इस प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जा सके, यानी उत्पादन में होने वाली उत्सर्जन की भरपाई की जानी चाहिए। साथ ही दूसरा उद्देश्य है EU देशों की कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान से बचाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर EU में या EU के क्षेत्र में पड़ने वाली कंपनियां उस प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, तो इसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना पड़ा होगा, जिसमें जो तकनीक काफी महंगी है। और जब महंगी तकनीक है और ये इनके उत्पाद इस तकनीक का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएंगे, तो उनकी कीमत भी ज्यादा होगी। जबकि जो विकासशील देश हैं, अगर वो इस प्रकार से उत्पादों का निर्माण करते हैं जिससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, या जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, तो इनके उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत क्या होगी? कम होगी। इससे प्रतिस्पर्धा में यूरोपीय संघ के उत्पाद नहीं टिक पाएंगे, और इसलिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए EU ने ये कदम उठाया है, यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए। गैर EU देश भी उसी प्रकार की स्वच्छ तकनीक अपनाए जिस प्रकार की स्वच्छ तकनीक EU के देशों में, यूरोपीय संघ के देशों में अपनाई जा रही है, उसको प्रोत्साहित करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये जो कार्बन टैक्स का जो मैकेनिज्म है, इसकी शुरुआत, पहली अवधि जो है वो वर्ष 2023 से वर्ष 2025 के बीच की है। इसके दौरान जो EU में उत्पाद आ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग अनिवार्य है, लेकिन अभी उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। इसका पूर्ण कार्यान्वयन होगा 2026 से, जब EU में आने वाले इस प्रकार के उत्पाद जिनके निर्माण की प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा उत्सर्जन हुआ है पर टैक्स लगाना शुरू हो जाएगा वर्ष 2026 में। ये पूर्ण कार्यान्वयन इसका तब होगा। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, कौन सा देश 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बेलारूस, मलेशिया या इंडोनेशिया। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।